एल्टन मियो के मानव संबंध सिद्धांत प्रासंगिक। थोड़ा आगे से जुड़ी हुई है। आगे दो टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनका संदर्भ ले रहे हैं। डिटेल चर्चा आगे होगी, बस यहाँ संदर्भ लेंगे क्योंकि जरूरत है। एक, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे भागीदारी दृष्टिकोण या भागी प्रबंध। और दूसरा हम पढ़ेंगे आगे एक टॉपिक और, मानव संसाधन विकास या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये दो टॉपिक आगे पढ़ेंगे। इन दो से जुड़ी हुई है मेयो की प्रासंगिकता, या कहें कि मेयो की प्रासंगिकता के संदर्भ में ये दो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण। सहभागी प्रबंध तो इसी में अगला हमें पढ़ना है। सिलेबस बात कीजिए तो आप अगला पढ़ेंगे हम। अभी तो फॉलेट पढ़ेंगे, फिर बर्नार्ड पढ़ेंगे, व्यवहार, तो फिर पढ़ेंगे सहभागी प्रबंध। और मानव साधन विकास वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम कार्मिक शासन वाली यूनिट में, वहाँ है सिलेबस। खेल पढ़े जाएंगे दोनों। यहाँ बस मैंने कहा संक्षेप में हम संदर्भ ले रहे हैं तो बस उतनी बात करें। भागीदारी दृष्टिकोण दो स्तरों पे होता है, और मानव संसाधन विकास भी दो स्तरों पे होता है। एक संगठनात्मक स्तर है और दूसरा सामुदायिक स्तर। सेम आरडी का है। एक संगठनात्मक स्तर और दूसरा सामुदायिक स्तर। दो कॉन्सेप्ट हैं, उनके दो दो स्तर हैं, तो इस तरह से कुल चार हो जाएंगे। एक एक लाइन में चार का मतलब बस जानिए। संगठनात्मक स्तर पे भागीदारी का मतलब है उच्च स्तर या प्रबंधकीय स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों में अधीनस्थों की भागीदारी को निश्चित कर। उच्च स्तर या प्रबंधकीय स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों में अधीनस्थों की भागीदारी को ये है प्रबंध संगठनात्मक स्तर का भागीदारी दृष्टिकोण या सहभागी प्रबंध। मतलब कि हम कोई निर्णय लें तो आपसे, स्पेशली जो आपसे जुड़ा हो, जैसे दिवाली की छुट्टी में किया ये, आपसे पूछा कितनी छुट्टी चाहिए, आप लोगों ने कहा 18 से 26, तो वो कर दी। हालांकि आप लोगों ने अपनी मर्जी से बढ़ा छुट्टी, लेकिन तो ये संगठनात्मक स्तर की भागीदारी कि जो आपसे जुड़ा मैटर है, अब अगर हम नहीं पूछें, केवल अपनी मर्जी से थोप दें तो वही होगा। हमने तो नहीं थोपा था, फिर भी हुआ। भी आपसे पूछ के ही हुआ कि 26 तक छुट्टी, 27 को क्लास। तो जानबूझ के हमने टेस्ट लगा कि चलो एक दिन लेट हो गए, छठ है तो इसलिए जानबूझ के टेस्ट लग गया, चलो 28 तक आ जाओगे, फिर भी नहीं आए। तो भागीदारी के बाद भी दिक्कत है।
और नहीं होती भागीदारी अपने से थोप देते, हम कहते कि नहीं हमें नहीं जाना। तो वही जैसा हाँ हुआ आपका कि 23 से क्लास शुरू कर दी उन्होंने, हम भी करते हैं। देख से कम ये यूनिट खत्म होने वाली होती। हमारे लिहाज से तो अच्छा था कि हमारे लिहाज से तो कोर्स लेट हो रहा है तो हमें तो दिक्कत ही है, हम तो फंसे हुए हैं यहाँ। भाई कोर्स जितना जल्दी निपटे तो उतना जल्दी हम नया कुछ शुरू कर पाएंगे, फ्री होंगे हम। और ऐसे में तो 4 दिन लेट हुआ तो 4 दिन में कुछ नया तो हम कर नहीं सकते, तो हमारा तो वेस्ट हो गया, वो 4 दिन नहीं हुआ। तो भागीदारी का मतलब यही है कि प्रबंधक या उच्च अधिकारी कोई निर्णय लेता है तो वो अधीनस्थों से पूछ लेता है कि बताइए हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं, ये समस्या स्थिति है, ये निर्णय आप लोग बताइए कि आप लोग इस निर्णय को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, सहमत हो या नहीं हो, या कुछ आप इसमें अपना इनपुट देना चाहो, कोई राय देना चाहते हो तो दे दो, ताकि हम उसको भी ध्यान में रख लें। क्योंकि अल्टीमेटली वो निर्णय लागू ही को करना है, प्रभावित आप ही को होना है। अब जबरदस्ती हम थोप देंगे तो हम कहते नहीं 23 से क्लास होगी, इसको पढ़ाते कुर्सियों को। तो बस वही था कि रिकॉर्डिंग कर देते हम तो फॉर्मेलिटी में कि हाँ भाई हमें तो अपना कोर्स टाइम से कंप्लीट करना है, हमारा समय खराब नहीं हो, दिल्ली में नहीं गए, इससे रिकॉर्डिंग कर देते, कहते आपकी गलती, आप नहीं आए, रिकॉर्डिंग देखो। ये वही टेलर वाली सोच जो आती है आंतरिक। और मानवीय सोच ये है कि नहीं रिकॉर्डिंग ही दिखाना है, तो रिकॉर्डिंग तो हमने पिछले 3 बैच की ऑलरेडी रखी है आपको ऐप पे, तो रिकॉर्डिंग तो आप देख ही लो, इकट्ठी दे दी तो उसमें तो फिर अब फिर हम रिकॉर्डिंग ही दिखा आपको, तो ये तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। केवल कोर्स बस कंप्लीट करना है किसी तरीके से, आप समझ में आए नहीं आए, आप लौट पाओ नहीं लौट पाओ, हमें फर्क नहीं है। पूछा आपसे, आपका फर्क ख्याल रखा, मान भी हो गए, पूछा तो सहभागी हो गए। लेकिन दिक्कत सब चीज के फायदे नुकसान। औपचारिक उसमें यांत्रिक औपचारिक होते तो हमने कहा 5 दिन अभी क्लास हो गई होती, 6 दिन से कम हम लोगों की। मानवीय में दिक्कत क्या होगी कि लॉस हो गया, लेकिन हाँ आपको हमने नाराज नहीं होने दी, कि आप संतुष्ट हुए कि हाँ भाई त्योहार भी बन गया, कोई बात नहीं 2 दिन आगे हम पढ़ेंगे। तो ये संगठनात्मक स्थिति कि प्रबंधक अकेले अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं लेता, बॉस समझ के ताना साहब वाला जो टेलर वेवर की अप्रोच थी वो नहीं, बल्कि सबको साथ लेके डेमोक्रेसी। सामुदायिक स्तर की भागीदारी क्या है कि सरकार या प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों में जनता की भागीदारी को सुन, सरकार या प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये सामुदायिक स्तर की भागीदारी। जैसे हर महीने प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए लास्ट संडे को मन की बात कार्यक्रम आता है, हम इन लोगों से सुझाव मांगते हैं कि बताइए अगले महीने हम मन की बात में किन मुद्दों पर चर्चा करें। आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में कोई अच्छा काम हो रहा हो तो हमें बताएं, करते हैं, देखिए हर बार चर्चा हो। हम भी उसी तरह की बनाते हैं आपको कि जो इस तरह से कोई अच्छा काम हो रहा है उसका शॉर्ट बनाते हैं, हर मन की बात में 4 से ऐसे चर्चा करते हैं। इसी बार वहाँ भी कहा कि छत्तीसगढ़ के उन्होंने एक वो कचरा कैफे की बात की है, उस पे हम बना देंगे वीडियो। ऑलरेडी हम बना चुके हैं हरियाणा का एक वैसा वीडियो, उन्होंने छत्तीसगढ़ के कचरा कैफे की बात की, आपने सुना होगा मन की बात। मतलब पूरे महीने वो हम लोगों से राय मांगते हैं और उसी के आधार पे वो अपना पूरा आधा घंटे का मन की बात डिजाइन करते हैं। तो ये क्या है, सामुदायिक स्तर की भागीदारी है कि आप हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं, प्रशासन को सुझाव दे रहे हैं, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में सुझाव। हमने बात की जीएस में कि अभी
नेशन वन इलेक्शन तो कमेटी ने सुझाव मांगे लोगों से, कुछ संशोधन तो सुझाव मांगे गए लोगों से। हजारों लाखों लोगों ने, संगठनों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सुझाव दिए कि कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए तो क्या, के प्रोविजन होने चाहिए तो ये। सामुदायिक स्तर की भागीदारी, पूरे देश में, राज्य में ये काम हो रहा है। सरकार प्रशासन कोई कानून बना रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो पहले लोगों की राय जान रहे हैं। एक संगठन के अंदर का मामला हो गया, एक पूरे समाज राय का मामला हो, दो स्तरों पे होता है भागीदारी। उसी तरह से दो स्तरों पे है एचआर। संगठनात्मक स्तर का एचआरडी क्या है? एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यमुना समझ में आ रहा है, हो या नहीं हो? हो तो अच्छा है। तो संगठनात्मक स्तर का एचआरडी और सामुदायिक स्तर का एचआरडी। एचआरडी मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये क्या है? संगठनात्मक इसका एचआरडी। संगठन में कार्यरत कार्मिकों को उपयोगी और मूल्यवान संसाधन समझते हुए उनके व्यक्तित्व का समावेशी विकास करना, इसे कहते हैं संगठनात्मक स्तर का मानव संसाधन विकास। संगठन में कार्यरत कार्मिकों को एक उपयोगी और मूल्यवान संसाधन समझते हुए उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व का समावेशी विकास करना। तो अब जैसे आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग में एक तो ये है कि जो काम करना है वो काम सिखाएं आप। पुलिस का काम सिखाएं, उसमें दौड़ भाग जो भी, वो सब सिखाएं आपको, गोली चलाना, निशाना लगाना, ये सब। ये तो आपका जो काम है उसकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन हम उसके साथ साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करें। आपको कैसे उठना बोलना है, कैसे चलना फिरना है, कैसे किसी से बात करनी है, कितना जोश उत्साह से काम करना है, कैसे अच्छा डिसीजन लेना है। 10 20 50 लोग हैं तो कैसे उनको भीड़ प्रबंधन करना है। आज एक वीडियो हमने बनाया ग्वालियर का भी, टीवाईएसपी बड़ी फेमस हो रही है, हिना खान, जिन्होंने श्री राम का नारा लगाया। मुस्लिम डीएसपी है, महिला डीएसपी, और लोगों ने कहा कि ये तो सनातन विरोधी है। इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। देखिए, हमने इस घटना को आपके एथिक्स से जोड़ दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो बनाया सॉर्ट ऑफ, अभी कल आएगा वो। भावना तो बुद्धिमत्ता, यही तो पढ़ते हो आप। भावना प्लस बुद्धि, भावना मतलब दिल, बुद्धि मतलब दिमाग, यही तो बताया आपको कि औपचारिक मतलब दिमाग, अनौपचारिक मतलब दिल, मतलब बुद्धि, विवेक, विवेकशीलता। दिल मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं। तो जब दोनों को जोड़ दीजिए तो वही आपका एथिक्स का पूरा एक टॉपिक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। दिल और दिमाग जुड़ जाए मतलब औपचारिक अनौपचारिक पूरक एक तरह से। भावनाओं में बह के काम कीजिए, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं हो कि बुद्धि मर जाए, बल्कि
तब भी आपकी बुद्धि काम करती है। बुद्धि का प्रयोग करते हुए भावनाओं को मैनेज करना, वही भावना हो गई। लेकिन फिर साथ में जो बताया कि फिर अब ये सोचना है, घर पे रहेंगे तो क्या लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये हम अपने इस काम को जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं कर सकते। बताया था जो औपचारिक अनौपचारिक का अंतर। तो दिल्ली आएंगे तो जस्टिफाई होगा लक्ष्य प्राप्ति आपका, वो ढील घर पे रहना नहीं। फिर वह हमें निर्णय लेना है लक्ष्य प्राप्ति वाला, तब वो जस्टिफिकेशन क्या आता है। तो वही चीज तो है इमोशन इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस पे काबू रखना है, अपने भी सामने वाले की भी। भाई मम्मी पापा को भी बुरा लगेगा तो उनको भी समझाना है, उनको भी सबसे पहले तो अपने आप को, फिर छोटे बड़े भाई बहन है, वो दोस्त यार जो भी। क्या प्रशासन में भी करना, प्रशासन में तो और करना पड़ता है। बताइए वो मुस्लिम महिला थी, उन्होंने स्थिति को भापाओ तुरंत जय श्री राम का नारा लगा दिया, 1 ही मिनट में सारा मामला शांत हो। अदरवाइज हंगामा कर रहे थे, सब सनातन विरोधी कह रहे थे। तो खैर, तो हम बात कर रहे हैं, एक तो केवल काम सिखा देना ट्रेनिंग में, और दूसरा है उसके साथ साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करना, लीडरशिप स्किल, डिसीजन मेकिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल, से आपका मोटिवेशन हो, ज़्यादा उत्साह से काम करो। भीड़ प्रबंधन आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे कहते हैं हम एचआरडी, संगठनात्मक स्तर का ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज कर। संगठनात्मक स्तर का एचआरडी है, और सामुदायिक स्तर का एचआरडी वही पूरे देश या समाज या समुदाय की समस्त आबादी का समावेशी विकास कर। पूरे देश या समाज या समुदाय की समस्त आबादी का समावेशी विकास करना, ये है सामुदायिक स्तर का एचआर। उसमें केवल जो 2-3 करोड़ 4 करोड़ सरकारी कर्मचारी, बस उनसे मतलब होगा हमें, आईएएस आईपीएस से लेके जो सब ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, वो उसमें पूरे 150 करोड़ से मतलब होगा हमें। पूरे समाज या समुदाय की आबादी का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, ये कुछ जो उसके पैरामीटर हैं। हर साल देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट आती है हर साल। भारत की रैंक आप देखिए, 130 31, 2 ऊपर 2 नीचे होती है। वो पूरे देश और समाज की बात करते हैं। शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, पीने का पानी मिल रहा है लोगों को कि नहीं मिल रहा है। मेन 3 पैरामीटर होते हैं इनके पैरामीटर। तो भागीदारी भी 2 स्तर, एचआरडी के भी 2 स्तर, मतलब कुल हो गए 4 पॉइंट। और यही 4 में की 4 सबसे बड़ी प्रासंगिक। कैसे, तो बस अब हमें तो देखना है, तो आइए। हम सोच रहे थे कि हफ्ते में एक दिन पॉलिटी के कुछ, पॉलिटी या गवर्नेंस या आईआर या कुछ ऐसे डिफरेंट उसके करेंट टॉपिक की क्लास करें। लेकिन अब उसमें एक ऑप्शन था कि हर फ्राइडे का समय सोच रहे थे, ताकि बाकी लोग भी फ्री होते हैं जो, और भी ओपन फॉर ऑल होगा, मतलब वो यूट्यूब लाइव करेंगे उसको। तो लेकिन पवेट चलेगा शाम को, तो फिर या तो एक दिन पवेट रोक के उसी में करें, नहीं तो फिर सैटरडे को हमारा निश्चित नहीं रहता है। कि होता क्या है कि 5 दिन क्लास के बाद संडे कोई ऑफिशियल काम या कुछ ऐसे काम होते हैं, तो वो
या कहीं बाहर ही जाना है, कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हम सोच रहे थे कि फ्राइडे करें तो फिर अगर हम लोग का समय फ़िलहाल अभी यही रहेगा 5:30 का, तो फिर बेड रोक के करना पड़ेगा वो। अच्छा, अच्छा। ओके, आप लोगों का तो बस वो 11:30 से 2 बजे चलना है अभी। अ, तब ये देखते हैं, नहीं तो फिर एक आधा रोकेंगे। वो तो ख़ैर आप लोग कह रहे हैं 15 दिन चल रहा है, तो ज़्यादा तो वो है नहीं है वो। फिर पवेट वापस हम अपना वही समय कर देंगे 12 वाला। तो सोच रहे थे अभी जैसे 130 का संशोधन था, सोचे वो एक दिन पूरा उस पे तो ओवरऑल का मतलब डिटेल प्रॉपर चीज़ करवा दें। चलिए, मानव सम्मत सिद्धांत, फिर वर्तमान समय। तो 4 पॉइंट तो हमने कहा पीछे जो बताए हैं वो कॉपी होंगे। एक, संगठनात्मक स्तर की भागीदारी। 2, सामुदायिक स्तर की भागीदारी। 3, संगठनात्मक स्तर का एचआरडी। और 4, सामुदायिक स्तर का एचआरडी। तो आप कहेंगे कि मेयो में कहाँ है ये चारों चीज? तो मेयो में भागीदारी तो है ही, सीधा सीधा भागीदारी दृष्टिकोण। पूछा था उन्होंने लोगों से, बताइए आप क्या चाहते हैं संगठन में सुधार? भागीदारी तो आई गया। और एचआरडी में मैंने बताया क्या? केवल काम नहीं सिखाना, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें डिसीजन मेकिंग, उसमें कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटी, उसमें उत्साह मनोबल बना रहे, मतलब आपसी संबंधों की मधुरता। ये सारी चीजें उसी का पार्ट है, एचआरडी का पार्ट है। कि लोग अगर घर पे लड़ाई हुई, ऑफिस में काम करने में मन नहीं लगता है, ऑफिस में किसी के साथ मन मुटा है, माहौल तनावपूर्ण है, तब देखे काम में मन नहीं लगता है। घर में आदमी से पति पत्नी या जो भी रिश्तेदार हैं, घर के परिवार के लोग हैं, अच्छा रिलेशन है तो खुशी आते हैं ऑफिस। काम करने में ज़्यादा जोश जुनून होता है। ऑफिस में जो कलीग है उनके साथ रिलेशन अगर ठीक है, हंसी मजाक हो रहा, तो देखिए ये सब चीज़ें एचआरडी की तो पार्ट हैं जिनकी म्यो ने बात की। तो म्यो ने ध्यान रखना है इसकी और इसकी बात की, गठनात्मक। लेकिन हमें क्या करना है कि सामुदायिक का श्रेय भी मेयो को दे दे। क्यों? पीछे हमने बताया था कि टेलर में सहयोग समन्वय, बस आप सहयोग और समन्वय पकड़ो। ये नहीं देखो कि टेलर ने मालिक को मजदूर के बीच में कहा, बस सहयोग समन्वय पकड़ लो। आप वो यूपी और बिहार में भी दिखा दो, आप रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी दिखा दो, आप वो भारत और चाइना में भी दिखा दो।
और सहयोग समन्वय पकड़, क्रेडिट दे दो टेलर को हर चीज का। वही अप्रोच कि म्यों ने भागीदारी की बात की तो बस ये शब्द पकड़ लेना है। अब दुनिया में वो कहीं भी हो, हमें जोड़ देना है। यही तो हमने कहा था, यही तो एनालिसिस है, यही तो हमें दिखाना है कि हम कितना दूर तक सोच पा रहे हैं। मेयो ने भी नहीं सोचा, हम मेयो को वो क्रेडिट दे रहे हैं, सोच ले रहे हैं, तभी तो हमारा भी कुछ फिर योग्यता दिखेगी, वहां इनपुट कुछ होगा। नहीं तो जितना मेयो ने कहा हम भी उतना ही बता के रह जाएंगे, तो फिर हमारा क्या हुआ उसमें? हमें अपना भी तो कुछ एनालिसिस करके बनानी है। तो ये बात सही है कि मेयो ने केवल संगठन की बात की, संगठन में भागीदार, संगठन में एचआर, लेकिन हम सामुदायिक भागीदारी, उस सामुदायिक एचआरडी का भी क्रेडिट दे देते हैं। तो बेसिकली देखिए वो ये डायग्राम बना हुआ है कि दो अवधारणाएं, भागीदारी, मानव संस्थान, दोनों के दो स्तर, भागीदारी के भी दोनों और एचआरडी के भी, मतलब कुल चार की हम बात कर। ध्यान क्या रखना है कि संगठनात्मक स्तर पर उनकी शुरुआत की है मानव संबंध ने, जो हम बता रहे हैं आपको, और सामुदायिक स्तर पर उनकी शुरुआत किसने की है? लोक कल्याणकारी राज्य। ये भी हम पढ़ चुके कि लोक कल्याणकारी राज्य है, तभी तो मोदी जी हमसे सुझाव मांग रहे हैं और हम दे रहे हैं। नियाम की राज में होता है ये सब। और एचआरडी भी भाई लोक कल्याण है, तभी तो हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर लोगों के। नियाम की राज में कहाँ अंग्रेज बात करते थे कि लोग की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, साफ पीने का पानी है, बाकी चीज। तो संगठनात्मक स्तर पर इन दोनों कॉन्सेप्ट को लाए हैं मेयो, और सामुदायिक स्तर पे इन दोनों कॉन्सेप्ट को लाया है वेलफेयर स्टेट। दोनों ने व्यक्ति को महत्व दिया है। मेयो दे है व्यक्ति को, व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ेगा। और वेलफेयर का मतलब ही हमने देखा है कि भाई व्यक्ति को हम कीड़ा मकोड़ा नहीं। लोक कल्याण, हर आदमी की आंख से आंसू पहुंचना, तो तभी तो आंसू पहुंचेंगे जब वो महत्व देंगे, नहीं तो क्यों पहुंचेंगे, फिर बहते रहे आंसू। दोनों ने व्यक्ति का मत दिया। मेयो ने जो काम किया संगठन के स्तर पे, लोक कल्याणकारी राज्य ने वही काम किया समाज या राय के स्तर पे। और याद कीजिए तो दोनों एक ही समय आए हैं। देखिए मेयो का मानव संबंध हम कब बात रहे हैं? 1939। ये भी मैंने कब बताया आपको? द्वितीय विश्व दौर में ही आया कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट का, जब लोगों की बड़े पैमाने पे जान और माल की हानि हो। देखिए दोनों समकालीन है। मतलब प्रवृत्ति चल रही है, आंधी चल रही है, तो फिर उस आंधी से अछूता विकास का प्रथम चरण 1887 से 1926। क्या आंधी चली? राजनीति अलग, प्रशासन अलग। देखिए बिल्सन से लेके वाइट, सब उस आंधी में बहे। आंधी क्या चली द्वितीय चरण में? सर्वव्यापी नियम। देख लीजिए प्योल, फूले, उर्वेक, मूने, रेले, अब सब उस आंधी में बहे। अब आंधी क्या चल रही? उन नियमों को हटाओ, चुनौती हो, व्यक्ति को आगे करो। संगठन में मियो गए थे वो काम, और वही समय था जब समाज के स्तर पे वो काम कर रहा था लोक कल्याणकारी राज्य। तो सच्चाई तो ये है कि मियो ने केवल संगठन में बात की है इन दोनों की, और समुदाय के स्तर पे इनकी बात की है वेलफेयर स्टेट ने। लेकिन हम मेयो को भी श्रेय देंगे, क्योंकि हमने कहा कुछ हमें अपनी तरफ से भी उसमें इनपुट डालना है। तो हम चारों का श्रेय दे देंगे मेयो को, संगठन का भी और समुदाय का भी। इसीलिए 4 पॉइंट मिल जाएंगे। हमें वर्तमान के एग्जाम्पल दिखाने, जो अभी साथ ही साथ बताया हमने आपको। जैसे संगठनात्मक स्तर की भागीदारी है, याद कीजिए पॉलिटी में डीपीएसपी कौन सा अनुच्छेद था? डीपीएसपी कहाँ से कहाँ थे?
भाग 4 36 से 51। और इसमें वो कौन सा अनुच्छेद था जो श्रमिकों की भागीदारी की बात कर रहा? अब फैक्ट हमें भी याद नहीं रहता है, शायद 43A। चेक कर लीजिएगा। अब बताइए, जो बात मियो ने कही है संगठनात्मक स्तर पे भागीदारी, हमारे तो संविधान में लिखी है। इससे बड़ी बात क्या हो? और 43A है, मतलब मूल संविधान में नहीं था ये, बाद में जुड़ा 42 में संशोधन। शायद अब फैक्ट थोड़ा सा आप भी चेक कर ले, फैक्ट चूंकि 42 बार, चूंकि फैक्ट में थोड़ा सा मैं भी, इतना सारा फैक्ट रहता है कि देखें तो याद रहता है। तो अब हम लोगों के पास चूंकि इतना फैक्ट हो जाता है, इतने सारे सेक्शन सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को तो एग्जाम देना है, तो आपके ऊपर वो प्रेशर भी रहता है। अब हमारे पास वो प्रेशर तो है नहीं, तो फैक्ट हमसे कई बार, अब जो चीज़ पढ़ा तब तो याद रहता है, लेकिन अब पुरानी चीज़ हो गई तो कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलेगा। लेकिन फैक्ट हमें भी रहता है डर कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं बोल दें। इसीलिए तो चेक कर लीजिएगा, 43A 42वां संशोधन ही, लेकिन चेक कर लेना है। देखिए 1976 में हुआ 42वां संशोधन, मियो का सिद्धांत है 39 में। एक तरह से मियो की उपयोगिता और प्रासंगिकता ही तो है कि जो बात मियो ने 39 में कही, हमारे संविधान में हमने उसको जोड़ दिया 1976 में, और वर्तमान समय में जोर दिया जा रहा है। तो अमेरिका, जापान से देशों में क्वालिटी सर्किल की संकल्पना प्रचलित है, गुणवत्ता वृत्त की सर्किल, और ये भागीदारी पर आधारित है। जापान में है, अमेरिका में है। मतलब कैसे हम कंपनी में वस्तुएं सेवाएं बन रही हो की क्वालिटी बढ़ाएं, तो इसमें पूरा एक सर्किल बनाया जाता है। मतलब मैनेजमेंट के लोग भी होते हैं और वर्कर भी होते हैं, पर्सन होते हैं कि कैसे हम क्वालिटी इंप्रूव करें, भागीदारी पे। ब्रिटेन में विटले परिषदों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे हम, भागीदारी पे बेस्ड है। भारत में JCM का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ज्वाइंट कंसल्टेंसी मशीनरी, संयुक्त परामर्शी तंत्र, नाम ही देख लीजिए, संयुक्त परामर्शी तंत्र भारत में होगा, भागीदारी पे बेस्ड होगा। ये सारे हम एग्जाम्पल कोट कर देंगे कि कैसे जो बात मियो ने अब की, वो अब लागू हो रही है दुनिया के देशों में। संगठनात्मक स्तर की भागीदारी होगी। पहला हो गया, तो सारे पहले के ही सब एग्जाम्पल हो गए ये। अब दूसरा है सामुदायिक स्तर की भागीदारी। सामुदायिक स्तर की भागीदारी, इसमें देखिए हमने आपको जो अभी एग्जाम्पल दिए, वन नेशन वन इलेक्शन, तत्व संशोधन, भी आप कोट कीजिए, जोड़िए, से सामुदायिक स्तर पर भागीदारी हो रही है। मन की बात, तो सोचिए एग्जामिनर कितना खुश हो जाएगा जब आप प्रधानमंत्री के मन की बात से जोड़ दो एल्टन मियो को। मैं क्यों जोड़ना है, हम किस बेस पे जोड़ रहे हैं, भागीदारी शब्द के बेस पे जोड़ रहे हैं हम उनको। मियो ने बात की थी भागीदारी की, मन की बात भी उसी भागीदारी पे बेस्ड है, तरह से जोड़ रहे हैं हम। देखिए भागीदारी के बहुत सारे साधन गवर्नेंस में हमने पढ़े, याद कीजिए क्या क्या था।
आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस। मन करेगा तो हम जोड़ सकते हैं सबसे। एक साधन क्या था भागीदारी का? विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण। हमने बताया कि गांव की जनता दिल्ली नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, दिल्ली को गांव की जनता के बीच में ले जाओ, स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण कर दो। विकेंद्रीकरण के लिए हमारे इसमें क्या हुआ? 73वां और 74वां संशोधन। उसके द्वारा क्या हुआ? पंचायती राज, नगर पालिका शासन। मतलब देखिए आपने मेयो को कहाँ से जोड़ दिया? हमारे पंचायती राज से। जोड़ने वाला शब्द क्या है? वही भागीदारी। कैसे खींचा चीज को हमने देखे। भागीदारी के साधन तो विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के लिए हमारे देश में 73वां 74वां संशोधन, उसमें पंचायती राज। बीच की चीजें हटा दें तो मेयो से जुड़ गया पंचायती राज। जब आप मेयो को जोड़ोगे अपने पंचायती राज से तो एग्जामिनर कितना खुश हो। बच्चे को समझ है, चीजों को एनालिसिस कर पाता है, कहाँ की बात कहाँ से कैसे लिंक कर दी। बात भी लिंक नहीं किया, देखिए जाहिर पर लिंक है। भागीदारी, भागीदारी के साधनों में विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण के लिए 73वां संशोधन, उसमें पंचायती राज, तो डायरेक्ट ही था रिलीज। मतलब मेयो को हम अपने पंचायती राज का भी क्रेडिट दे देंगे। मेयो भी ऊपर से सोचते होंगे यार अरे ये तो हमने नहीं कभी सोचा था, इतना हमें क्रेडिट मिल रहा है, तो हमें करना है। तो सामुदायिक स्तर की भागीदारी होगी, उसके एग्जाम्पल कोट कर दिए हमने। उसी तरह से अब संगठनात्मक स्तर का आरडी। संगठनात्मक स्तर का एचआरडी हम पढ़ेंगे। हमारे देश में एक मंत्रालय है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ये सीधा पीएम के अंडर में होता है और इसी के अधीन है ये संगठनात्मक एचआरडी का मामला। तो कितना महत्व दिया है हमने उस बात को। इसीलिए प्रधानमंत्री देखते हैं इस काम को, संगठनात्मक स्तर के एचआरडी को। पूरा कार्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन की पार्ट है हमने कहा एचआरडी। आप अपनी ट्रेनिंग से जोड़ दीजिए आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग। इसमें केवल काम नहीं सिखाया जाता है बल्कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करवाई जाएगी। घुड़सवारी भी सिखाई जाएगी, सुबह 5 बजे उठिए, खेल कूद भी होगा, योगा व्यायाम भी होगा, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी। स्विमिंग, घुड़सवारी, जितनी मत चीजें एक आनी चाहिए भाई एक आज के समय में व्यक्ति को, तो ओवर प्रशिक्षण यही काम करता है। तो संगठनात्मक स्तर का एचआरडी हो गया। देखिए अगला सामुदायिक स्तर का एचआरडी। तो ये हम पहले ही बताया कि आप संयुक्त राष्ट्र की जो मानव विकास रिपोर्ट है, जोड़िए उससे। भारत की रैंकिंग दिखा दीजिए, क्या स्थिति है हमारे देश में शिक्षा शास्त्र की, वो चर्चा जीएस से कर लीजिए। तो ये 4 मेन पॉइंट होंगे मेयो की प्रासंगिक। बाकी कुछ और पॉइंट है, कुछ और पॉइंट नहीं देखे। 4 तो वही हो गए, भागीदारी संगठनात्मक स्तर, भागीदारी समुदाय के स्तर,
HRD संगठनात्मक स्तर, HRD सामाजिक। उसके अलावा और क्या? व्यक्ति सामाजिक प्राणी कहा हम ने, अब दिखा दिया। अब सारे लोग देखो, महिला हो मतलब लड़की हो, महिला मतलब जेंडर वही तो फीमेल हो, तो देखो आपको क्या मिलेगी? मैटरनिटी लीव मिलेगी। पीरियड लीव भी आ गई है कई राज्यों में, और आंध्र प्रदेश वगैरह पीरियड लीव भी शुरू हो रही है। तो ये चीज़ क्या है? पीरियड, मैटरनिटी लीव, ये आप आर्थिक मान रही कि सामाजिक मान रही? और सामाजिक की बात किसने की? मेयो ने। हम मेयो को ही तो लागू करे कि नहीं कर रहे? हमारा जो मातृत्व अवकाश और पीरियड अवकाश है, वो टेलर से प्रेरित है कि मेयो से? मेयो से प्रेरित। भले नहीं है, लेकिन हमें वही तो लिंक करना है। अब हमने कहा अरे जब सरकार ने मैटरनिटी लीव करी तो उन्होंने मेयो को सुना भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, लेकिन हमने तो पढ़ा है। हमने वो भी पढ़ा, हमने ये भी जान रहे हैं। यही तो हमने कहा हमारी ड्यूटी है कि हम लिंक करें इनको, कि भाई मैटरनिटी लीव की जो सोच है, जो कॉन्सेप्ट है, वो व्यक्ति के इमोशंस और फीलिंग्स की तो बात कर रहा है कि महिलाएं हैं, भारतीय समाज ऐसा है कि छोटे बच्चों को जब तक माएँ समय नहीं देंगी पर्याप्त, तो ऑफिस जाना ज़रूरी है कि एक छोटे बच्चे को समय देना ज़रूरी है। छोटे बच्चे को समय देना, ये आर्थिक बात की सामाजिक बात है? सामाजिक बात है, तो ये सामाजिक बात में होने की है। दे देंगे क्रेडिट में। तो मात्रा तो अवकाश, पीरियड लीव या और इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही, तो फिर होगी देखिए प्रासंगिकता में की। वहाँ ऐड कीजिए व्यक्ति सामाजिक प्राणी, बात की है म्यू ने, और यहाँ सरकार तरह के ऐसी अवकाश दे रही है जो इस सोच पे आधारित है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी। ये होगी। आगे बढ़िए देखिए, व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति महत्वपूर्ण। तो जो हम बात कर रहे थे, सिविल सेवा दिवस होगा, कब होता है? 21 अप्रैल। 26 नवंबर को तो संविधान दिवस होता है, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। बताया था कि पहली बार 1946 में जब गृह गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पहले प्रोबेशनर को संबोधित किया था। 2006 में 50 साल पूरे हुए, तो उसी की याद में हमने शुरू किया मनाना। जो अच्छे आईएएस हैं उनको प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार मिले, प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार मिल रहा है। वो क्या है? व्यक्ति को ही तो महत्व दे रहे हैं, काम को महत्व दे, काम भी जो इनोवेटिव हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो। क्योंकि देखिए ढेरों वीडियो डालते हैं, स्पेशली डालते हैं आईएएस आईपीएस को, कितने हर दूसरे चौथे दिन एक डाल देते हैं शॉर्ट, क्योंकि वो सब आपको कोट करना है केस स्टडी के रूप में। हमने जीएस में, गवर्नेंस में पढ़ के आए, सिविल सर्विस एक्टिविज्म पूरा टॉपिक पढ़ा, लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिका, एथिक्स में पढ़ना है आपको, पवेड में कई जगह काम आना है वो आप। जहाँ उसके हम हफ्ते में एक तो आते ही आता है आईएएस आईपीएस का कोई ऐसा इनोवेटिव काम पे। और वीडियो भी देखे डाल था, स्टील बैंक डाला था अभी आंध्र प्रदेश की, कहाँ की आईएएस एडिशनल कलेक्टर गर्ग, क्या नाम, अब देखे फिर उतना फैक्ट वीडियो बनाया, लेकिन वो अब उनका नाम या जो भी अग्रवाल थी, कोई गरीब अग्रवाल की स्टील बैंक बनाया उन्होंने। देखा आप लोग देखते हो, लिखते? साइकिल से जाना ऑफिस, नो साइकिल मतलब नो कार डे था। देखिए हफ्ते में एक तो आती आता है ऐसा। यही सब इनोवेटिव आइडिया है, उनको पुरस्कृत करते हैं पीएम। तो वो क्या है? व्यक्ति के ही तो महत्व, उसके इनोवेटिव आइडियाज का, कि लीक से हटके कीर का फकीर नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। आजकल वैसी जमाना है। तो देखिए आप डाल दीजिए, अनौपचारिक संगठन, कोई भी आप कंपनी का नाम लिखिए, सरकारी, प्राइवेट, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक उपक्रम में एनटीपीसी, भेल सेल, प्राइवेट में रिलायंस, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, कुछ भी, और दिखाइए वो। हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या है?
लोगों के अपने छोटे-छोटे क्लब बने हुए हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, एनुअल डे फंक्शन होते हैं। अब वो सब क्या होता है? वो औपचारिक नहीं होता, वो औपचारिक होता है। कर्मचारी आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके माता-पिता आते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, खाना-पीना होता है। वो सब औपचारिक नहीं है, वो अनौपचारिक है। अनौपचारिक संगठन का महत्व दिखा दिया आपने। तो विप्रो, इन्फोसिस कोई भी नाम होता है रेगुलर बेस पे एनुअल डे या हर 3 महीने या जो भी बताया था कि उसी में लोग ग्रुप बना लेंगे, सैटरडे संडे पिकनिक पे चले जाएँगे, पार्टियाँ करेंगे, जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी या जो भी मनाएँगे तो वो सब अनौपचारिक ही तो है। क्लब बने हुए हैं लोगों के तो वहाँ एन्जॉय कर रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखिए उनका एक क्लब बना हुआ है। मिलते हैं लोग वहाँ सारे जो है ना बच्चे, वहाँ कैरम बोर्ड भी रखा है, सब हँसी मज़ाक ठट्टा। तो गणेश उत्सव है तो वो मन रहा है, दिवाली दशहरा मन रहा है तो क्रिकेट मैच हो रहा है, तो क्या है सब अनौपचारिक ही तो है सब। वो सब कर्मचारी संघ, फिर पूरा टॉपिक ही पढ़ा है हमने गवर्नेंस में, प्रेशर यूनियन, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, श्रमिक संघ भी पढ़े। आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, वो क्या है? तो मेवों ने वही तो कहा कि आप कर्मचारी संघों की भूमिका को हतोत्साहित नहीं कीजिए बल्कि उत्साहित कीजिए, ये हमें कई तरह से हेल्पफुल होते हो रहा है। तो तरह से आप मेयो की प्रासंगिकता दिखा सकते हैं कि मेयो ने जो बातें कहीं उठाई है वो, और फिर वर्तमान के एग्जाम्पल से लोकतांत्रिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक नेतृत्व हम जानते ही हैं कि वर्तमान समय में दुनिया में सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था है। वर्तमान समय में सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था का नाम है डेमोक्रेसी। इसकी बात मियो ने की है। तो ये सब हो जाएगी वर्तमान समय में मियो की प्रासंगिक। अब यहाँ आपको अपने से भी आइडिया सोचने हैं, एग्जाम्पल सोचने हैं। हम इतने सारे इसीलिए बता रहे कि ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा चलना और खुलना शुरू हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं यही लिखो, ये लिखो आप, और इसमें अपने से भी अब ऐड ऑन वही कर सकते हो। हमने कहा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अपने से भी और इसमें आप सोचो, एग्जाम्पल कोट करो ऐसे कि क्या सामाजिक अच्छा कहाँ क्या हो रहा है, तो हम कैसे जोड़ सकते हैं मेयो से या बाकी दूसरी मेयो की प्रासंगिकता हो जाएगी। यही टॉपिक था चौथा सिद्धांत मानव संबंध मेयो। तो आज रोक रहे, यहीं करेंगे अब पेपर डिस्कस।